उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुले रहेंगे। अब यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीनियर अफसरों के साथ हुई बैठक में फैसला लिया है। एलएसी पर चीन ने फिर घुसपैठ की कोशिश की है। हालांकि भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ थी। पूरे एलएसी पर हवाई अलर्ट पर है भारतीय सेना। भारत और चीन के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। चीन की ओर से बीते 29 और 30 अगस्त की रात को पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। अब चीन की ओर से इस मामले में बातचीत का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन भारत भी पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मसले पर दिल्ली में बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। रूस के मॉस्को के लिए रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा 3 दिन का है, जहां पर उन्हें शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेना है। 2 बेनतीजा बैठक के बाद भारत चीन के बीच तीसरे दौर की आज बातचीत हो सकती है। बैठक में ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत होगी। ये बैठक चुशूल या मोल्डो में मौजूदा हालात पर होगी। डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए थे। मंगलवार देर रात उन्हें जेल से रिहा किया गया है। जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े रहे डॉक्टर कफील खान को नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राम मंदिर निर्माण के नक्शे को मंजूरी देने के लिए आज अयोध्या विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। बोर्ड की बैठक आज 11 बजे से प्राधिकरण सभाकक्ष कमिश्नर एसपी अग्रवाल की अध्यक्षता में होगी। श्री राम मंदिर निर्माण के मानचित्र को प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। बोर्ड बैठक में 18 सदस्य हिस्सा लेंगे, इनमें 6 विशेष आमंत्रित हैं। सरकार का कोरोना पर नियंत्रण के तमाम दावों के बाद भी कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के इंतजाम पर असंतोष जाहिर किया है। सरकार ने इंतजाम की जानकारी देने के तरीके पर कोर्ट ने नाराजगी जताने के बाद 2 सितंबर को फिर से जवाब मांगा है, जिसको लेकर इस याचिका पर आज पुनः सुनवाई होगी। जेईई मेन की परीक्षा आज दूसरा दिन है। बताते चले कि 6 सितंबर तक जेईई मेन की परीक्षा चलेगी। इस दिन 2 पाली में परीक्षा होगी। देश भर में 660 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ ही मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पानी की बोतल रखना जरूरी होगा। कोरोना वायरस के महासंकट ने दुनिया के काम करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यही वजह है कि इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन भी वर्चुअल तरीके से होने जा रहा है। यानी इस बार न्यूयॉर्क में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को नहीं मिलेगा। इस अधिवेशन में 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली अपना संबोधन देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भाजपा में शामिल होने की सलाह दी है। अठावले ने कहा कि आजाद और सिब्बल पर राहुल गांधी भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगा चुके हैं, इसलिए दोनों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा आज रिटायर हो रही हैं। अपने अंतिम फैसले में उन्होंने मंगलवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग को नुकसान से बचाने के लिए आदेश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने सोमवार को प्रशांत भूषण अवमानना केस समेत 4 मामलों में फैसला सुनाया था। 7 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे अरुण मिश्रा। बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने जैसे कई अहम फैसले सुना चुके हैं। सैमसंग ने अपना प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 2 लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने
अनपैक्ड 2020 पार्ट 2 वर्चुअल इवेंट के दौरान लॉन्च किया। इस स्मार्टफोन में फ्लेक्सिबल डिस्प्ले दी गई है और ये पिछले साल लॉन्च किए गए फोल्ड का अपग्रेड है। गैलेक्सी Z Fold 2 में 7.6 इंच की डायनामिक एमोल्ड एनिफिट ओ डिस्प्ले लगाई गई है। इसके साथ ही दूसरी डिस्प्ले है जो 6.2 इंच की है, जिसे कवर डिस्प्ले कहा जा रहा है। ये भी सुपर एमोल्ड पैनल है। Redmi 9A को भारत में आज लॉन्च किया जा रहा है। ये देश में Redmi 9 सीरीज में Redmi 9 और Redmi 9 Prime के बाद तीसरा मॉडल होगा। इसके लिए वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया जाएगा। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Xiaomi के सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए की जाएगी। इवेंट की शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। Realme C11 को आज एक बार फिर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्मार्टफोन को देश में जुलाई में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से ही इसकी बिक्री फ्लैश सेल के जरिए की जा रही थी। इसकी खास बात यह है कि इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी और मीडियाटेक Helio G35 प्रोसेसर मिलता है। Realme C11 को ग्राहक फ्लिपकार्ट और Realme की वेबसाइट से खरीद पाएंगे। इसकी बिक्री दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। जापान की वाहन निर्माता कंपनी होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने भारत में अपनी लोकप्रिय होंडा सिटी के 2 नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है, जिनकी एक्स शोरूम दिल्ली की कीमत 9.29 लाख रुपए से शुरू होगी। यानी होंडा की यह सेडान अब 2 ट्रिम SV और V में उपलब्ध होगी। कंपनी ने हाल ही में होंडा सिटी सेडान का 5वीं पीढ़ी का वर्जन भी लॉन्च किया था। आखिरकार पाकिस्तान की T20 सीरीज बचाने में कामयाब रही। उसने दौरे की पहली जीत हासिल कर ली है। T20 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कराई है। ऑल्ड ट्रैफर्ड में टॉस हारकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 185 रन ही बना पाई, जिससे पाकिस्तान को करो या मरो के मैच में 5 रनों से जीत हासिल मिली। कोरोना वायरस के बीच बगैर दर्शकों के खेले जा रहे टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन में भारत की शानदार शुरुआत हुई। सुमित नांगल ने पहले राउंड में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से शिकस्त दी। भारतीय टेनिस स्टार नागल दूसरी बार टूर्नामेंट खेल रहे हैं। अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड नंबर 3 डोमिनिक थिएम के साथ होगा। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में ड्रग्स एंगल पर जांच की जा रही है। एनसीबी की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित से है। इस शख्स में लगातार पूछताछ की जा रही है। इस मामले में ये चौथी गिरफ्तारी है। गिरफ्तार किए गए शख्स को आज अदालत में पेश किया जाएगा। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,58,79,824 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,81,72,671 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,60,260 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 68,56,883 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह कुल मामलों की तादाद बढ़कर 37 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में 76.94% रिकवरी रेट पहुंच गया है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। 24 घंटे में प्रदेश में 5,571 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 55,538 है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में अब शनिवार को भी बाजार खुले रहेंगे। अब यूपी में बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी केवल रविवार को रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सीनियर अफसरों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया है। कोरोना वायरस की वजह से कई दिनों से बंद पड़ी मेट्रो का संचालन 7 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसके लिए आज दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों के तहत मेट्रो के परिचालन के लिए विस्तृत जानकारी आज दे सकता है। इसे लेकर मंगलवार को सभी मेट्रो रेल निगमों के प्रबंधन निदेशकों के साथ बैठक की गई है।
नोएडा से बीजेपी के विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पंकज सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने संपर्क में आने वालों से आइसोलेट होने और कोरोना टेस्ट कराने का अनुरोध भी किया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। सोमवार को कोरोना के 571 नए केस सामने आए हैं। वहीं 11 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में बीजेपी के विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमएलए पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महिला ने विधायक के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और वारहाट विधायक महेश नेगी की पत्नी द्वारा दायर की गई एफआईआर को महिला ने कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में अब आज सुनवाई होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार का नया फॉर्मूला लागू किया है। हर जिले में बिजली थाना होगा। 63 जिलों में बिजली थाने क्रियाशील किए गए हैं। प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी गई है। इनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील भी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी दी है। यूपी में भूमाफिया पर शिकंजा कसेगा। यूपी सरकार निष्क्रांत संपत्तियों के प्रबंधन व निस्तारण का नया कानून जल्द से जल्द बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे संबंधित अध्यादेश के मसौदे पर कैबिनेट की मंजूरी लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें अवैध कब्जे में बेदखली की प्रक्रिया भी तय की जाएगी। मुख्तार अंसारी की भाभी फरहत अंसारी के डालीबाग स्थित सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ढहाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके पहले चरण में इस भवन का शमन मानचित्र निरस्त किया जाएगा। एलडीए ने मंगलवार को इस बाबत मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को नोटिस दे दिया है। यूपी में जाति के आधार पर सर्वे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। फोन कर लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। यूपी बोर्ड के 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले तकरीबन 18% बच्चों का ही अग्रिम पंजीकरण वेबसाइट पर हो सका। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से 5 अगस्त को जारी आदेश में कक्षा 9 से 12 तक के प्रवेश की आखिरी तारीख 31 अगस्त बढ़ा दी गई थी। इस संबंध में प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया कि कक्षा 9 से और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के अग्रिम पंजीकरण शुल्क की सूचना और उनके विवरण 21 सितंबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें। बुलंदशहर में मनचलो से परेशान लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मामले में पुलिस ने रेप के आरोपियों से इनकार कर दिया। पिता ने कहा कि आरोपी केस वापस लेने की धमकी दे रही हैं। 3 शहदों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। प्रयागराज के करेली थाना में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक जिम में महिला ट्रेनर को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। महिला ट्रेनर को बचाने का प्रयास करने पर दबंगों ने उसकी बहन की भी पिटाई कर दी। दबंगई की पूरी वारदात जिम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला ट्रेनर का आरोप है कि दबंगों ने जिम में घुसकर उनके साथ मारपीट और छेड़खानी की। वहीं आगरा में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। अस्पताल प्रशासन ने मां को बच्चा वापस किया। 30,000 रुपए बिल नहीं देने पर डॉक्टर ने 1 लाख रुपए में बच्चे को खरीदा था। बदायूं से अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। नोटिस मिलने पर दुकानदार ने खुद अपनी दुकान तोड़ दी। बताते चले कि दुकानदारों ने अतिक्रमण कर अपनी दुकान बनाई थी। अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। प्रयागराज में SRN कोविड L3 कोविड अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीमार मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने मरीज को कुर्सी पर बिठाकर कोविड वार्ड पहुंचाया, लेकिन मरीज ने परिजनों के हाथों में ही दम तोड़ दिया। पीलीभीत के सदर थाने में पढ़ने वाली सिविल लाइन पुलिस चौकी के इंचार्ज सुभाष चंद्र का अवमाननीय चेहरा सड़क पर देखने को मिला। चेकिंग के दौरान दरोगा सुभाष चंद्र ने एक राहगीर को
पैरों से पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। आपको बताते चले कि वीडियो वायरल होने के बाद कप्तान ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में देर रात शराब पीने को लेकर हुए विवाद में दो गुटों में टकराव हो गया। विवाद और मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए। घटना की सूचना पर विधायक राजकुमार सहयोगी सहित इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और पथराव करने वालों को अलग अलग किया।